नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर दीक्षित और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मार्केट की खबर से। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिली। निफ्टी करीब 120 अंक गिरकर 26,100 के नीचे बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक 480 अंक गिरकर के 58,868 पर बंद हुआ। लेकिन कैसा रहा बाजार का हाल, ये डिटेल में बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं संवाददाता अशेषा। जी अशेषा, बताएं। बिल्कुल, पूरे हफ्ते की बात करें तो निफ्टी तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। हालांकि शुक्रवार के सत्र में थोड़ी सी गिरावट दिखी, लेकिन काफी अच्छा रहा भारतीय बाजारों के लिए और निफ्टी तेजी के साथ ही 26,000 के पार बंद होता हुआ नजर आया। इसके अलावा निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पर चौथे हफ्ते लगातार निफ्टी बैंक में भी आज के सत्र में और इस हफ्ते नजर आई तेजी। फेडरल बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक सबसे बड़े गेनर्स थे निफ्टी बैंकिंग इंडेक्स से, और ब्रॉडर मार्केट से भी काफी अच्छा ही एक्शन नजर आया। इसके अलावा इंडिविजुअल सेक्टर्स की बात करते हैं तो इस हफ्ते निफ्टी ऑटो इंडेक्स 1% से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुआ। M&M जैसे कई स्टॉक्स मैनेजमेंट की कमेंट्री और उनके ग्रुप इन्वेस्टर डे के जो मिनट्स आए, जो काफी एम्बिशियस प्लान्स है, उसके बाद M&M में तेजी दिखी तो ये एक बड़ा गेनर था और निफ्टी ऑटो इंडेक्स में अच्छी खासी तेजी इस हफ्ते नजर आई। इसके अलावा गेनिंग साइड पर बात करें तो याद रखें IT इंडेक्स भी 1.5% से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुआ। काफी अच्छे मूव्स यहाँ पर IT इंडेक्स में नजर आए। TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक सभी स्टॉक्स में इस हफ्ते तेजी नजर आई। लूजिंग साइड की बात करें तो एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ऑयल रिलेटेड जो भी रिफाइनर्स है वहां पर भी गिरावट दिखी। मेटल इंडेक्स में सबसे ज्यादा गिरावट थी तो निफ्टी मेटल इंडेक्स 3.5% से ज्यादा की गिरावट के साथ इस हफ्ते बंद होता हुआ नजर आया। तो मेटल शेयरों में डेफिनेटली काफी कमजोरी थी। तो हाँ, ब्रॉडर मार्केट्स में काफी एक्शन थे। मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स, इनफैक्ट स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो 2.25% की गिरावट यहाँ पर दिखी। ब्रॉडर मार्केट से कई सारे लूजर्स थे, लेकिन इंडेक्स लेवल पर काफी अच्छा दिन रहा। इनफैक्ट बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी दिखी। फ्रेश रिकॉर्ड हाई पर निफ्टी बैंक बंद हुआ और निफ्टी भी 26,000 के पार ही बंद होता हुआ नजर आया। धन्यवाद अशेषा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मार्केट रेगुलेटर सेबी, राइट और इनविट, इन सभी स्पेस के लिए एक बड़ा पुश तैयार होता हुआ नजर आ रहा है और इसकी तैयारी मार्केट रेगुलेटर सेबी कर रहा है। ये बात सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने नई दिल्ली में नेशनल कॉन्क्लेव ऑन रेट्स एंड इन्विट्स 2025 में कही है। उन्होंने इसके अलावा और क्या कुछ कहा और साथ ही रेगुलेटर रेट्स को खास इंडेक्स में शामिल करने के बारे में सोच रहा है, इस पर भी उन्होंने बात करी। लिक्विड म्यूचुअल फंड्स के भी प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करने की इजाजत मिल सकती है। आइए सुनते हैं सेबी चीफ ने क्या कुछ कहा। क्लासिफिकेशन म्यूचुअल फंड के लिए पहले ये हाइब्रिड क्लासिफिकेशन में आते थे दोनों, जो बोथ रीट्स एंड इनविट्स यूज्ड टू बी एट द सेम क्लासिफिकेशन फॉर द पर्पस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। वी हैव सेड नाउ दैट द रीट्स विल बी क्लासिफाइड एज इक्विटी फॉर म्यूचुअल फंड्स एंड इनविट्स विल कंटिन्यू टू बी इन हाइब्रिड। So that will also add clarity and more elbow room to the mutual funds to invest into this industry. नोवेलिस के ओसवेगो प्लांट में आग लगने की घटना से हिंडाल्को के शेयर में आज दबाव देखने को मिला। लेकिन इस पूरी खबर के साथ हमारे लिए जुड़ रही हैं संवाददाता अशेषा। बिल्कुल, हिंडाल्को की बात करें तो करीब 2.5 से 3% की गिरावट के साथ स्टॉक शुक्रवार के सत्र में बंद होता हुआ नजर आया और निफ्टी 50 इंडेक्स के टॉप लूजर्स में भी ये स्टॉक शामिल था। याद रखें, इसके पीछे की वजह ये थी कि कंपनी की जो होली ओन सब्सिडरी है US बेस्ड नोवेलिस, उनके एक प्लांट ओस्वेगो में जो लोकेटेड है उस प्लांट में आग लगी। लेकिन ये सेकेंड इंसिडेंट है पिछले 2 महीनों में। सितंबर के महीने में 16 सितंबर को भी इसी प्लांट में आग लगी थी और उसके बाद ऑपरेशंस सस्पेंड कर दिए गए थे। इनफैक्ट उसके बाद मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई भी किया था अर्निंग्स कॉल में कि दिसंबर 2025 से ये ऑपरेशन शुरू होते हुए नजर आएंगे। लेकिन उसके बाद कल फिर एक बार आग लगी। हालांकि अब मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई नहीं किया है कि दिसंबर 25 की प्रोडक्शन रैंप अप की जो डेडलाइन है वो इंटैक्ट रहेगी कि ये आग से उस पर भी थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखेगा। उस पर मैनेजमेंट की कमेंट्री अवेटेड है। लेकिन याद रखिए, फोर्ड जो ग्लोबल ऑटो मेकर है वो एक बड़ा
कस्टमर है नोवेलिस के एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स का। और फोर्ड ने भी क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि नोवेलिस के प्लांट में आग लगने से पहले भी उनके प्रोडक्शन पर इम्पैक्ट दिखा था और कई सारे प्रोडक्ट लॉन्चेस और प्रोडक्ट का प्रोडक्शन उन्होंने स्टॉप किया था, और शायद ये दोबारा जो आग लगी है उसके बाद और थोड़ा इम्पैक्ट नजर आ सकता है। तो हाँ, दूसरी बार 2 महीनों में आग लगी नोवेलिस के ओस्वेलो प्लांट में, और इसी के चलते स्टॉक पर आज भारी गिरावट दिखा। हालांकि एनालिस्ट का मानना है कि करीब 10% के आसपास कंपनी का टोटल प्रोडक्शन इस पर्टिकुलर प्लांट से आता है, लेकिन बड़ी खबर निकल कर आई जिसके चलते स्टॉक करीब 2 से 2.5% की गिरावट के साथ निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में आज के सत्र में शामिल था। शुक्रिया आशीषा। रुख करते हैं अगली खबर का। अच्छे नतीजों के बाद ग्रो के शेयर में एक बार फिर से तेजी लौट आई है। ग्रो पर खास रिसर्च के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता अभिषेक सत्यव्रतम। नतीजे अच्छे रहे क्योंकि हमने देखा है कि आय के फ्रंट पर और मुनाफे के फ्रंट पर दोनों में अच्छी ग्रोथ है। बिलियन ब्रेन्स गैराज वेंचर्स के फाइनेंशियल्स में क्योंकि आय जो है करीब 12% बढ़ी है, लेकिन आय से ज्यादा हमने रफ्तार मुनाफे में देखी है। करीब 24% के आसपास की ग्रोथ है। आंकड़े आपकी स्क्रीन पर है। मुनाफा 378 करोड़ से बढ़कर 471 करोड़ रुपए और आय 904 करोड़ रुपए से बढ़कर 1018 करोड़ रुपए की रही है। और हमने कुल ट्रांजेक्शन यूजर्स में भी देखा है कि 5% की बढ़ोतरी हुई है। कुछ और अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो वो भी हमें अच्छे दिखाई दे रहे हैं। एक्टिव मार्केट क्लाइंट की बात करें तो इसमें शेयर जो है वो 25.6% से बढ़कर 26% के आसपास है। एमएफ एसआईपी इनफ्लो 13% बढ़कर 11,253 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। एक्टिव यूजर्स में 3.2% की बढ़ोतरी हमने देखी है और एयू में 2% का ग्रोथ है। तो हर कारोबार, चाहे ब्रोकिंग वाला बिजनेस हो चाहे म्यूचुअल फंड वाला कारोबार हो, ये अच्छा दिखाई दे रहा है। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि फ्रंटलाइन जो नंबर्स आए हैं नतीजों पर वो बढ़िया नजर आ रहे हैं। अब ये ग्रो का शेयर हमने देखा था कि पिछले हफ्ते बुधवार को लिस्ट हुआ था, 100 रुपए का इश्यू प्राइस था और जैसा कि आप बता रही हैं कि ये चढ़ते चढ़ते 190 रुपए के ऊपर निकल गया था, 194 रुपए के आसपास का। 2 दिन में 18% की गिरावट के बाद आज फिर से हम देख रहे हैं कि शेयर जोश दिखा रहा है। 5% के आसपास की तेजी पर यह कारोबार हो रहा है। 100 रुपए का इश्यू प्राइस था और वहां से हमने देखा कि शेयर चला भी तो वैल्यूएशंस थोड़े से हीटअप हो गए थे और उसके बाद थोड़ा वैल्यूएशन करेक्शन हुआ था, लेकिन आज नतीजों के चलते शेयर को हम सपोर्ट लेते हुए देख रहे हैं। एक ट्रिगर जिस पर बाजार की आगे नजर रहेगी, अगले महीने हम देखेंगे कि जो अर्ली इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि जो शुरुआती निवेशक हैं, इन्वेस्टर का लॉक इन खुलेगा और 2% की इक्विटी फ्री होगी, सप्लाई के लिए बाजार में आएगी। फिर देखते हैं कि ग्रो के शेयर की उस पर चाल क्या होती है। लेकिन अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो अभी भी जो वैल्यूएशन है, अगर आप लिस्टेड पेयर्स की बात कर लें, उनसे महंगी दिखाई देगी। पी जो है वो 61 टाइम्स पर है ग्रो का, लेकिन मोतीलाल ओसवाल 361, नुआमा वेल्थ, एंजल वन, आनंद राठी, जितनी भी कंपनीज हैं इस स्पेस में जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हैं ब्रोकिंग स्पेस में, सबसे अभी भी ग्रो का शेयर महंगा है। तो नजर इस चीज पर होगी कि क्या आज के गेंस को ये शेयर टिका के रख पाता है या फिर एक फिर से सेलिंग प्रेशर आती है, या आगे की चीजें देखनी पड़ेगी इसको। शुक्रिया अभिषेक। और देश की दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस एआई डेटा सेंटर के लिए टीपीजी के साथ मिलकर करीब 18,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। लेकिन क्या है कंपनी का पूरा प्लान, इस पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता आशीषा। बिल्कुल, टीसीएस पर आज एक बड़ी खबर निकल कर आई है जहां पर टीपीजी ग्रुप के साथ उन्होंने टाई अप किया है और इस जॉइंट वेंचर और एग्रीमेंट के द्वारा दोनों ही कंपनियां इंडिया में एआई डेटा सेंटर बिजनेस डेवलप कर सकती है। $2 बिलियन का टोटल इन्वेस्टमेंट होगा। दोनों ही कंपनियों का 51-49 का रेशियो है। करीब 18,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दोनों ही कंपनियां क्यूमुलेटिवली इंडिया में अगले कुछ सालों में इन्वेस्ट करती हुई नजर आएगी। ब्रोकरेज हाउसेस का मानना है कि हाँ, ये पॉजिटिव खबर तो है। कंपनी टीसीएस की बात करें तो पहले से ही उन्हें एआई डेटा सेंटर में वेंचर करने की बात की थी, लेकिन अभी एक ग्लोबल पार्टनर के साथ टाई अप किया है। उनका कंफर्मेशन और वैलिडेशन आ गया है, जिसके चलते अब ये रोड मैप अभी भी ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है टीसीएस के लिए। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग अभी भी बरकरार रखी है। 3,430 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है।
उनका मानना है कि ग्लोबल पार्टनरशिप करना एक बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी कंपनी के लिए। ऑलरेडी उन्होंने अनाउंस किया था 6 से 7 बिलियन डॉलर का कैपेक्स एआई डेटा सेंटर में, और अभी 2 बिलियन डॉलर करेगी और बाकी का ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भी कंपनी इसमें डेवलप करती हुई नजर आएगी। ऑप्टिमल डेट और इक्विटी के मिक्स के द्वारा ये फंड किया जाएगा। फंडिंग की बात करें तो मैनेजमेंट से भी कुछ क्लैरिफिकेशन आएगा, लेकिन अभी के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ग्लोबल कंपनी के साथ ये टाई अप है। एआई डेटा सेंटर बिजनेस 1 गीगावाट की कैपेसिटी की फैसिलिटी दोनों ही कंपनियां मिलकर इंडिया में इन्वेस्ट करेगी। तो बड़ी खबर जिसके चलते टीसीएस पर आज नजर है सबकी। बात अब रुपए की करेंगे। रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन इस गिरावट की क्या है वजह, डिटेल में बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आनंद शुक्ला। आनंद, बताएं क्या है रुपया क्यों लगातार लुढ़कता जा रहा है? जी हाँ, रुपया आज कमजोरी पर कारोबार करता नजर आया। अगर गिरावट की बात करें तो 0.75% की गिरावट आज रुपए में देखने को मिली और रुपया जो है वो रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। $1 के भाव की बात करें तो 89 रुपये 48 पैसे तक रुपए की कीमत जो है वो देखने को मिली। साथ ही साथ एक साल की गिरावट की तरफ देखें तो करीब 4.5% की रुपए में गिरावट दिखी है। अगर बड़े फैक्टर्स की बात करें कि बड़ी वजह क्या रही जिसकी वजह से रुपए में गिरावट देखने को मिल रही है, तो FIIs की तरफ से जो लगातार बिकवाली हो रही है, साथ ही साथ इंपोर्टर्स की तरफ से डॉलर की जो मांग है वो बढ़ी है, जिसके चलते रुपए पर दबाव देखने को मिला है। इसके अलावा अमेरिकी टैरिफ से जो फाइनेंशियल एक्टिविटी है उसमें भी धीमापन नजर आया है। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग जो ग्रोथ है वो मई में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर रही है। अक्टूबर में जो रिकॉर्ड ट्रेड डेफिसिट है वो दर्ज हुई है। इसके अलावा गोल्ड इंपोर्ट में 200% का उछाल आया, जिससे करेंसी मार्केट पर दबाव जो है वो बढ़ा है। अक्टूबर 2025 में जो गोल्ड इंपोर्ट है वो पिछले साल के मुकाबले अब दोगुना हो गया है और सिल्वर इंपोर्ट की बात करें तो उसमें भी करीब 530% का उछाल देखने को मिला। तो ये सारे बड़े फैक्टर थे जिसकी वजह से रुपए में आज कमजोरी देखने को मिली। और सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर गिरावट देखने को मिली है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है और किस तरह की रैली नजर आ रही है, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी विश्व मोहन। सोने चांदी में बिकवाली बढ़ती जा रही है। 1,22,000 तक फिसलकर अब MCX पर सोना आ चुका है। 1,51,000 रुपए तक चांदी फिसल कर आ चुकी है। रिकॉर्ड से देखें तो करीब 19,000 रुपए से ज़्यादा की गिरावट चांदी में अब तक आ चुकी है और रिकॉर्ड से सोने का अगर आप भाव देखें तो 10,000 रुपए से ज़्यादा सोना सस्ता हो चुका है। तो एक अच्छी गिरावट, हेल्दी गिरावट कह सकते हैं, हेल्दी करेक्शन सोने और चांदी में। और एक बड़ी तेजी हमने देखी भी थी, वहाँ से एक करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब ये गिरावट क्यों आई है? सबसे बड़ी वजह तो ये है कि US फेड की तरफ से ब्याज दरें अब घटने की संभावनाएं 40% से भी कम हो गई, यानी दिसंबर में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होने वाला है, स्थिर रहने वाला है। सितंबर के जो जॉब रिपोर्ट आए थे उसमें जॉब रिपोर्ट 1,19,000 नई नौकरियां जुड़ी हैं, जो बाजार के अनुमान से काफ़ी ज़्यादा है। बाजार ने सिर्फ 50,000 नई नौकरियों के जुड़ने का अनुमान लगाया था। हालांकि सितंबर का बाजार जॉब डेटा की लिहाज से रियल रिफ्लेक्शन नहीं है। अक्टूबर के डेटा नहीं आएंगे जॉब रिपोर्ट के, लेकिन नवंबर में जो डेटा आएंगे वो अक्टूबर और नवंबर दोनों मिलकर आएंगे, तो उससे स्थिति ज़्यादा साफ होगी। हालांकि उससे पहले देखते हैं कि किस तरह के और बाकी अन्य इकोनॉमिक नंबर US से आते हैं। लेकिन अब तक की स्थिति यही दिख रही है कि फेड इंतजार करना चाहता है और कुछ आंकड़ों का, उसके बाद ही वो फैसला लेगा। तो दिसंबर में ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी, ये एक बड़ी वजह है। दूसरा, जियोपॉलिटिकल कंसर्न अब कम हो रहे हैं, जिससे सोने चांदी पर यहाँ पर दबाव बना है। US की पहल से अब यूक्रेन और रूस में बातचीत होने वाली है, सीज फायर को लेकर चर्चा होने वाली है, तो वो एक चिंताएं घटेगी। तो जो सेफ हेवन बाइंग हो रही थी, रिस्क प्रीमियम जो सोने चांदी को मिल रहा था वो कम हो रहा है। तो ये जो सारे फैक्टर है सोने चांदी पर दबाव बना रहे। और दूसरा, जो स्ट्रेस रैली थी, लगातार जो लंबी रैली चल रही थी, उसके बाद इस तरह की मुनाफा वसूली दिखती भी है और वही मुनाफा वसूली भी दिख रही है। तो ये है ओवरऑल सोने चांदी को लेकर अपडेट। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन साइबर हॉक में 800 से ज्यादा साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एक बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस के लिए। करीब 1000 करोड़ की ठगी के नेटवर्क को दिल्ली पुलिस ने, साइबर सेल ने पर्दाफाश किया है। और इसी मामले में हमारे सहयोगी अनुज मिश्रा ने IFSO ज्वाइंट कमिश्नर रजनीश गुप्ता से डिटेल्ड बातचीत की है। आइए सुनते हैं। 4200 साइबर क्रिमिनलों को हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की। उसके बाद कई सारे साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, उन्हें बाउंड डाउन किया गया। जाहिर तौर पर ये बड़ी कार्रवाई। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए रजनीश गुप्ता जी मौजूद हैं, जो कि जॉइंट कमिश्नर हैं IFSO के। उनसे समझना चाहेंगे किस तरीके से सर ये कार्रवाई की गई और इस ऑपरेशन का मुख्य मकसद क्या था। हमारे वर्दी CP दिल्ली श्री सतीश कोलचा जी ने पूरा कंसेप्चुलाइज किया था, जिसमें उन्होंने जब ये देखा कि फ्रॉडस्टर्स जो दिल्ली में या बाहर के भी हैं, तो दिल्ली से पैसा निकल रहा है ATM से। तो उन्होंने जब हॉटस्पॉट्स जैसे देखा, तो ATM के साथ साथ ये भी देखा कि बहुत सारे बैंक ब्रांचेस से चेक के ज़रिए भी पैसा निकल रहा है। और तीसरा, बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जो म्यूल अकाउंट्स की कैटेगरी में आते हैं, वो जो एक से ज़्यादा जिन फ्रॉडस्टर का पैसा रिपोर्ट हुआ NCRP के ऊपर, यानी NCRP कंप्लेंट्स जो लिंक थी, एक अकाउंट से 3-3, 4-4 लिंक थी। इन 3 कैटेगरीज को जब उन्होंने देखा, तो ये पूरा एक एनालिसिस किया गया। 1 महीने से ऊपर MHA के I4C वर्टिकल और DOT के उनके साथ और बैंक के साथ मिलकर हम लोगों ने डाटा को एनालाइज किया, ज़ीरो डाउन किया, और ये 2 दिन का ऑपरेशंस लॉन्च किया गया। 19 तारीख की सुबह 8 बजे से लेके 21 तारीख की सुबह आज 8 बजे तक 48 घंटे ऑपरेशन चला। और इस ऑपरेशन में लगभग हमने 4000 के करीब लोगों से उनको हमने पकड़ा, और ये देखा कि जो लोग लिंक पाए गए, लगभग 877 लोग ऐसे हम लोगों ने किया जिनको अरेस्ट या बाउंड डाउन किया गया, और लगभग 500 के करीब लोगों को नोटिस भी दिए गए, जो इनमें अटैच पाए गए, जिनसे पूछताछ की गई। इसी के और बड़ी खबर दुबई एयर शो से आ रही है। दर्दनाक विजुअल आ रहे हैं। भारत के तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश होने के विजुअल दुबई एयर शो से आ रहे हैं। एक दर्दनाक हादसा जिसमें तेजस एयरक्राफ्ट, तेजस फाइटर जेट, ये अचानक आसमान से जमीन पर आ गिरता है और ऊंची आग की लपटों के बीच ये पूरा प्लेन क्रैश हो जाता है। हालांकि इस हादसे में जो पायलट है उनकी क्या स्थिति है, क्या वो बच पाए हैं या उनकी स्थिति क्या है, इस पर अभी कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। आधिकारिक तौर पे इस हादसे की क्या है वजह और कितने बजे ये हादसा हुआ, इससे जुड़ी तमाम डिटेल अभी आधिकारिक रूप से सामने नहीं आई हैं। हादसा अल मखतूम एयरपोर्ट में बताया जा रहा है, जहां पर आप देखें, जैसा विजुअल आप देख पा रहे हैं कि ये तेजस एयरक्राफ्ट आसमान से जमीन में आ गिरा और महज कुछ सेकंड में ही ये दर्दनाक हादसा हुआ। एजेंसी एसोसिएट प्रेस के मुताबिक दुबई के समय करीब 2:10 पे और भारतीय समय के मुताबिक 3:40 दोपहर में यह हादसा हुआ। हालांकि साफ नहीं है अभी कि हादसे की क्या वजह रही और क्या पायलट खुद को इजेक्ट कर पाए या नहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और आपको मिलवाते हैं जीजा घोष से। एक ऐसी दिव्यांगजन, एक ऐसी अधिकार कार्यकर्ता जिन्होंने अपने साथ हुए भेदभाव को बदलाव की ताकत के रूप में बदला। साल 2012 में जब उन्हें फ्लाइट से जबरन उतारा गया तो उन्होंने चुप रहने के बजाय न्याय के लिए आवाज उठाई। उनका मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां अदालत ने दिव्यांगजनों के सम्मान और गरिमा के साथ जीने के अधिकार को